हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो यहाँ से देखते हैं ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है ये कुछ नहीं होती है, वही होती है जो आप बचपन से मतलब शुरू से करते आ रहे हैं। क्या होता है यहां से समझते हैं। जैसे अगर हम यहां देखें किसी भी नंबर में, मान लो सपोज करो, अगर हम मान लीजिए 2 से भाग करते हैं, यानी 2 से भाग करते हैं, 13 में भाग करते हैं, तो क्या आएगा, 2 छंग 12। ये क्या आएगा, यहां से 1 आएगा और ये क्या हो जाएगा, शेषफल। समझ गए। तो अगर हम 2 से 13 में भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, शेषफल क्या आएगा, 1। अब पहले मेरी बात सुनो। देखो, हम जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। पहले बात समझना, जिस नंबर से हम भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक, और जिस नंबर में भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाज। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भाज। और जितनी बार भाग जाता है उसे बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और ये जो नीचे बचता है इसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल। समझ गए। तो यही तुम्हारी क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और इसे आप शुरू से ही करते आ रहे हैं। तो समझ गए, जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य, और जितने बार भाग जाता है वो भागफल, और नीचे जो बच जाता है वो शेषफल। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, ये फार्मूला आपको पता होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर यहां से लिखेंगे, क्या आएगा, भाज्य बराबर फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और धन का क्या करेंगे, शेषफल। समझ गए। तो यही क्या होती है, आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। और ये आपको पता है कि किसी भी हम नंबर से भाग करेंगे, यानी किसी भी नंबर में भाग करेंगे तो उसे हम बोलते हैं भाज्य, और भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जैसे क्या है, भाज्य यहां से क्या है 13, तो यहां से क्या करेंगे 13 इक्वल टू भाजक, जिस संख्या से भाग देते हैं, तो क्या भाजक क्या है 2, और भागफल कितना है 6, और प्लस शेषफल क्या है आया 1। तो 6 दूनी 12, 12 1 13, इसके बराबर हो गया। मतलब ये फार्मूला सेटिस्फाइड हो गया कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। और यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे आप शुरू से करते आ रहे हैं। अब यहां बात यह होती है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज क्या है। मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम कहाँ यूज करते हैं, मतलब इसका प्रयोग कहाँ है। तो आप यहां से ये समझिए, ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ये किन्हीं दो नंबरों का एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी किन्हीं दो संख्याओं का मासा निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हैं। तो यहां से आप समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दो संख्याओं का मासा निकालते तो हैं, लेकिन कैसे निकालते हैं उसको अब हम यहां करेंगे। अब जैसे यहां पर उदाहरण नंबर फर्स्ट है, कह रहा 40 52 एंड और 12 576 का एचसीएफ निकालना। किसकी मदद से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें इन दोनों नंबरों का क्या करना है, एचसीएफ निकालना। अभी जैसे कि हमने बताया है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग होता है वो क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं का हमको क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ मतलब मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम इन दोनों संख्याओं का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से कैसे निकालेंगे, तो ध्यानपूर्वक समझते हैं। अब देखो, अब हम यहां से ये देखेंगे, सबसे पहले हम यहां देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 12 576, ये 40 52 से क्या है बड़ा। तो हम करेंगे क्या, छोटे नंबर से बड़े नंबर में क्या करेंगे, भाग करेंगे, जैसे हमने अभी बताया है। तो यहां से सिंपल हम करेंगे क्या, 40 52 भागे क्या करेंगे 12 576 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब देखो भाग दो, ये कितनी बार जाएगा, 4 3 12 समथिंग 3 बार जाएगा। इसको हम 3 बार ले जा रहे हैं, 3 दूनी 6 आएगा, और 3 पंजे 15, यहां से क्या आएगा 3 पचे 15, और 0 है तो यहां से 15 आएगा, 3 चौको 12, तो यहां से क्या आ गया 12। 6 में से 6 जाएंगे 0, 7 में से 5 जाएंगे आएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4,
और ये 2 से ये पूरा क्या हो गया, कट गया। अब पहले मेरी बात सुनो, 40 52 से 12 576 में भाग किए, कितनी बार गया, 3 बार गया। अब देखो जो नीचे बचा, देखो पहले मेरी बात सुनो, 12 576 में हम भाग दे रहे हैं तो ये क्या होगा, भाज। किससे भाग दे रहे हैं, 40 52 से, तो ये क्या होगा, भाजक। और ये क्या होगा, भागफल। नीचे क्या बचा, शेषफल। अब देखो जो शेषफल बचता है, अब उस शेषफल से इसमें भाजक में, जो शुरू वाले भाजक में हम फिर से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 40 52 में हम फिर से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब यहां से देखते हैं ये कितनी बार जाएगा। अब यहां से देखते हैं 4 9 36 समथिंग। अगर इसको और इसको देखें तो ये 420 और गुणे 9 करते हैं तो कितना आएगा, यहां से आएगा 0, 9 दूनी 18 और 9 चौको 36, 36 1 37। तो ये समथिंग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो यहां से हम 9 बार ले जा रहे हैं, तो यहां से आएगा 37, ये आएगा 37 80। तो 37 80 हो गया। तो यहां से क्या करेंगे, 2 में से 0 जाएगा, 2 आएगा। और ये क्या आएगा, 15 में से 8 जाएंगे, 8 7 15, ये बचा 9, 9 में से 7 जाएंगे 2, ये पूरा कट जाएगा। तो यहां से 272 आए, इसको छोटा लिखते हैं 272। अब देखो 272, अब देखो जो 272 बचा है, अब इस 272 से हम फिर से इसमें भाग करेंगे, ठीक। जो शेषफल बच जाता है उसको भाजक में फिर से भाग करते हैं। तो अब 272 से 420 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो अब यहां चेक करते हैं, 272 है और वहां 420 है, तो अब कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो यहां से एक बार ले जाएंगे तो क्या आएगा, 272 और यहां से क्या आएगा, 8 आएगा। और ये कितना बचा, 11, 11 में से 7 जाएंगे, 7 4 11 आएगा। और ये कितना बचा, 3, 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 1। तो यहां से कितना आया, 148। तो इसको हम लिख लेते हैं 148। अब देखो अब 148 से 272 में भाग करेंगे तो यहां से आएगा 272। और ये कितनी बार जाएगा, 148, हाँ। तो ये फिर से एक ही बार जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। तो यहां से क्या आएगा, 148। यहां 12 में से 8 जाएंगे, 8 4 12। और ये कितना बचा, 6। और 6 में से 4 जाएंगे, कितना आएगा, 2। और 6 में से, हाँ 6 में से 4 जाएंगे, कितना आएगा, 2। और 2 में से 1 जाएंगे, क्या आएगा, 1। तो 124। तो नीचे क्या है, 124। तो 124 को ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो अब इस 124 से फिर से 148 में भाग करेंगे तो समथिंग आएगा। अब कितनी बार जाएगा, आप देख पा रहे होंगे कि सर एक ही बार जाएगा। तो एक बार ले जाएंगे, यहां से लिखेंगे 124। तो यहां से 8 में से 4 जाएंगे, कितना आएगा बेटा, 4। और 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 2। 1 में से 1 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो यहां से बेटा बचा कितना, 24। अब 24 से 124 में भाग करेंगे तो सिंपल आएगा। देखो अब पहले मेरी बात सुनो, हम 24 से इधर कर लेते हैं, 24 से 124 में भाग करेंगे, 24 पंजे 120, कितना है, 120। तो यहां से कितना आया, यहां से बचा 4। अब देखो बेटा जो 4 बचा है ये शेषफल है। अब इस शेषफल से फिर से इसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो क्या आएगा, 4 छंग 24। तो यहां से क्या आएगा, शेषफल, यहां से क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया, 0। तो अब पहले मेरी बात सुनो, शेषफल कितना आएगा, 0। पहले मेरी बात समझना। अब देखो अब इसको हम इस प्रोसेस से लिखते हैं। यहां से सिंपल फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। और धन का क्या आता है, शेषफल। धन का यहां से क्या लिखेंगे, शेषफल आएगा। अब पहले मेरी बात सुनो, अब इसको पहले प्रोसेस लिखते हैं। यहां भाज्य क्या है, जिस संख्या में भाग देते हो क्या होता है, भाज्य। तो इसके लिए क्या है, 12 576 में हमने भाग दिया तो वहां से क्या आएगा, 12 576 क्या होगा, भाज्य। भाज्य बराबर भाजक, जिससे भाग देते हो क्या होगा, भाजक। तो 40 52, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भागफल कितनी बार गया, 3 बार। और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है देख पा रहे होंगे, 420। तो यहां से क्या आ गया, 420। अब पहले मेरी बात सुनो, अब देखो अब यहां देखेंगे, अब यहां बदल गया, ये जो भाजक था क्या बन गया, भाज्य। देखो ये भाज्य हो गया, भाजक हो गया, ये भागफल हो गया। और नीचे क्या बच गया, शेषफल। तो यहां से बदलेंगे, अब क्या है, भाज्य। अब भाज्य हो गया 40 52। तो क्या करेंगे, 40 52, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या है, 420। भाज्य भाजक गुणे भागफल कितनी बार गया, 9 बार। और शेषफल, शेषफल कितना बचा, 272। तो यहां से क्या आ गया, 272, ठीक। अब देखो 272 से 420 में भाग दिया, अब भाज्य बन गया 420। तो यहां से क्या आएगा, 400, क्या आएगा, 420 बराबर भाज्य बराबर भाजक कितना है, 272। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना है, 1। और शेषफल कितना है बेटा,
शेषफल आया 148। कितना आया? 148। समझ गए? अब 148 से 272 में भाग दिए तो आप बोलेंगे सर 272 क्या बन गया? भाज्य। और भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या है? 148। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। 148 से 272 में भाग दिए, एक बार गया, भागफल कितना आया? 1 आया। और शेषफल, शेषफल बेटा कितना बचा? 124। तो यहां से क्या गया? 124। समझ गए? अब वहां देख पा रहे हो 124 से 148 में भाग दिएगा तो अब 148 क्या बन गया? भाज्य। भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है? 124। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और भागफल कितना है? 1। और शेषफल कितना बचा है? देखो बेटा 24। तो यहां से क्या आ गया? 24। ठीक है, 24। अब 24 से भाग दिया जा रहा है 124 में, तो अब यहां भाज्य बन गया 124। 124 गुणे भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना? 24 गुणे भागफल कितना है? 5। और धन शेषफल कितना आया? शेषफल बेटा आया 4। अब देखो 4 से 24 में भाग करेंगे तो अब बन गया भाज्य कितना आएगा? 24। भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना? 4। भागफल कितना? 6। और शेषफल कितना आया? 0। अब पहले मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा प्रोसेस होता है, ये दो संख्याओं का मासा निकालने के क्या होता? प्रोसेस। अब पहले मेरी बात ये समझिए, जिस भाजक के लिए शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए, जिस भाजक के लिए शेषफल 0 आ जाएगा वही भाजक क्या होगा? उन दोनों संख्याओं का क्या होगा? मासा। पहले मेरी बात सुनो, यहां से क्या है? देखो ये भाज्य है, ये भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो देखो किस भाजक के लिए? ये आपका क्या है बेटा? भाजक। तो जिस भाजक के लिए शेषफल मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए वही भाजक क्या होगा? आपका मासा होगा। तो यहां 4 क्या है? भाजक है, और 4 भाजक के लिए शेषफल 0 आया, तो यही क्या होगा? इन दोनों नंबरों का क्या होगा? मासा। तो यहां से आप एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 4 आएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं, यहां से ये समझिएगा कि जिस भाजक के लिए शेषफल 0 आएगा वही भाजक उन दोनों संख्याओं का क्या होगा? मासा होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा किन्हीं भी दो संख्याओं का मासा निकालने का क्या होता? प्रोसेस होता है। हम शुरू में क्या लिए थे? बहुत बड़े नंबर ले लिए, इसलिए थोड़ा सा हमको बहुत ज्यादा भाग देना पड़ा। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज कहां होता है? दो संख्याओं का मासा निकालने के लिए होता है। ठीक, तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे अभी हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में सीखे हैं, तो अब यहां से हम देखते हैं, जैसे ये देखें कि a और b, देखो ये क्या है? a और b क्या है? कोई दो धनात्मक पूर्णांक है। समझ गए? ये a भी धनात्मक पूर्णांक और b भी क्या? धनात्मक पूर्णांक है। अगर सपोज करिए ये a क्या है, यहां लिख लें a, b क्या है? धनात्मक पूर्णांक। ठीक, तो यहां से क्या है? a और b क्या है? धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर समझते हैं, जानते होंगे। अब देखो जैसे a में a क्या? कोई धनात्मक पूर्णांक, और a में इस b से हम क्या करते हैं? भाग। a में a भी धनात्मक पूर्णांक और b भी क्या? धनात्मक पूर्णांक है। a में b से हम भाग करेंगे तो सपोज करिए ये कितनी बार जाएगा? क्यों, मतलब इसका जो भागफल है वो क्या है? क्यों है। और नीचे क्या बचेगा? शेषफल। नीचे क्या बचेगा? शेषफल बचेगा। तो आपको पता ये क्या होगा? शेषफल। और ये क्या होगा बेटा? भागफल होगा। ठीक, ये क्या होगा? भागफल। और ये तो आपको पता है जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य, और ये क्या है? भाजक। यानी जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? भाजक। अब पहले मेरी बात सुनो, यहां से क्या होगा? भाज्य बराबर, फार्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल। भागफल क्या होगा? क्यू, और शेषफल क्या होगा? आर। तो यहां सिंपल लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस का आर। लेकिन बेटा एक चीज हम यहां से ये बताए दे रहे हैं कि हम जिस भी संख्या से भाग देते हैं शेषफल हमेशा उस संख्या से क्या था? छोटा। यहां से ये देखो ये आर क्या है? रिमाइंडर है आपका। रिमाइंडर मतलब शेषफल। मतलब आप बोलेंगे कि सर इस आर की जो वैल्यू होगी, इस आर की वैल्यू या तो 0 के बराबर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बराबर, इस आर की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी। लेकिन जिस संख्या से हम भाग देते हैं उस संख्या से क्या होगा? छोटा। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि हम जिस भी संख्या से भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे क्या था? छोटा। मतलब आर की वैल्यू यहां या तो आएगी 0 या 0 से बड़ी, लेकिन जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या से क्या आएगा? छोटा। सपोज करिए अगर मान लो हम किसी भी नंबर में
मान लो यहां से हम 37 ले रहे हैं या कुछ भी ले लें समथिंग, चलो हाँ 37 ले रहे हैं। अगर हम 5 से इसमें भाग देंगे, मान लो कोई भी नंबर ले लें, अगर हम किसी भी संख्या में 5 से भाग देंगे तो आप बोलेंगे कि सर शेषफल आने की पॉसिबिलिटी क्या है। अगर हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा। 4 से बड़ा कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि हम जिस संख्या से भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे क्या आएगा, छोटा। अगर सपोज करो हम किसी भी नंबर में 100 से भाग कर रहे हैं, समथिंग कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर यहां हो, अगर हम 100 से भाग करेंगे तो आप बोलेंगे कि जो शेषफल मतलब रिमाइंडर शेषफल आने की पॉसिबिलिटी है वो या तो 0 आएगी, या तो 1 आएगी, या 2 आएगी, या 3 आएगी, या 4 आएगी, डॉट डॉट कहां तक, 99 तक, यानी 99 नंबर तक आएगा, उससे बड़ा कभी भी नहीं आ सकता। तो इस बात को याद रखिए, हम जिस भी संख्या से भाग देते हैं शेषफल हमेशा उस संख्या से छोटा आता है। जैसे a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, और b भी क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। a में जब हम b से भाग करेंगे तो मान लो ये क्यूब आ गया और शेषफल r बच गया, तो ये a बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी a बराबर बी क्यू प्लस का आर। और यहां आर की जो वैल्यू होगी बेटा, आर की वैल्यू या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा, क्योंकि हम जिस संख्या से भाग देंगे शेषफल उससे क्या होगा, छोटा। तो इस बात को आप भी नोट कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे, ठीक। अब जैसे उदाहरण नंबर दूसरा है, कर दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो ये आपको उदाहरण नंबर सेकंड है, मतलब दूसरा है, तो इसको हम देखते हैं। अब देखो, इसको हम लगाने का वही तरीका अपनाएंगे। हम सबसे पहले मान लेंगे, कह दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, ठीक, 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। इस बात को बताना है। तो यहां से मान लेते हैं, यहां से मानेंगे बेटा, यहां लिखेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, माना धनात्मक पूर्णांक आपका क्या है, a है, ठीक। अब पहले मेरी बात सुनो, अभी हमने बताया है a एक धनात्मक पूर्णांक था और b भी क्या था, धनात्मक पूर्णांक था। a में b से हम भाग दिए तो q बार गया और नीचे क्या बचा था, r शेषफल। तो ये क्या था, भाज बरा a बराबर bq प्लस का r आया था कि नहीं। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का और प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। इन दोनों को प्रूव करना है। अब पहले मेरी बात सुनो, इनकी शकल इनसे मिलाइए, इन दोनों की। यहां क्या है, ये क्या है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a बराबर bq प्लस का क्या है, r। और कह रहा प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक इस रूप का और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। तो पहले इसको इससे मिलाइए। पहले मेरी बात सुनो, यहाँ q क्या था, यहाँ भी पूर्णांक था, और ये भी q क्या है, ये q यहाँ क्या है, पूर्णांक, और ये भी q यहाँ क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ देखो, यहाँ q के बगल में क्या है, 2, और यहाँ q के बगल में क्या है, b। यहाँ q के बगल में क्या है, b, और यहाँ q के बगल में क्या है, 2। तो देखो q के बगल में b है तो हम b से भाग किए, और यहाँ q के बगल में क्या है, 2। तो हम यहाँ इन दोनों को प्रूव करने के लिए किस से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। समझ गए ना। यहाँ q के बगल में b है तो हम देखो b से किसी a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, और इस a धनात्मक पूर्णांक में हमने b से भाग किया तो ये a बराबर bq + r आया। अगर इन दोनों को प्रूव करना 2q और 2q + 1 के रूप में प्रूव करना है तो q के बगल में क्या है, 2, और यहाँ भी q के बगल में क्या है, 2। मतलब हम माना धनात्मक पूर्णांक, इस धनात्मक पूर्णांक में किससे भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो समझ गए। तो हमने मान लिया कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, a, धनात्मक पूर्णांक क्या है, a, और यहाँ b बराबर क्या मानेंगे बेटा, 2, क्योंकि हमको ये चीज लाना है ना, और इसको प्रूव करने के लिए हमें 2 से ही भाग करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल आपको पता है a बराबर bq प्लस का r, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, b से a में भाग किए तो ये आया। समझ गए। तो माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, a, और b बराबर क्या है, 2। अब यहां देखो, पहले मेरी बात सुनो, 2 से किस में भाग करेंगे, देखो 2 भी एक धनात्मक पूर्णांक है, और a भी, ये जो a है ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। और ये धनात्मक पूर्णांक समझ गए ना। देखो पूर्णांक क्या होता, पहले समझो, ये 0, यहां से 1, ये 2, ये 3, ये 4,
डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक, ये -1, ये -2, ये -3, ये डॉट डॉट कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। देखो इधर इधर वाले सारे नंबर, टोटल नंबर को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक, और इधर वाले नंबर को हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो को ना तो धनात्मक पूर्णांक ना तो ऋणात्मक पूर्णांक। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। इधर वाले नंबरों को धनात्मक पूर्णांक और इधर वाले नंबरों को ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो को ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, और इस ए में हम 2 से क्या करेंगे, भाग। अब सपोज करो इस ये को ए कुछ भी हो सकता है क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक से 1 से लेके डॉट डॉट इनफाइनाइट तक में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक। तो अब बोलो इस 2 से ए में भाग करेंगे तो हमको पता नहीं कितनी बार जाएगा, तो सपोज करिए कितनी बार गया, क्यू बार, और क्यू क्या पूर्णांक, और 2 से ए में भाग करने पर क्यू बार गया, और नीचे क्या बचेगा, शेषफल आर। तो समझ गए कि नहीं, यहां से क्या आएगा, ये शेषफल, और ये क्या होगा बेटा, ये होगा आपका भागफल, और ये क्या होगा, भाज, यानी जिसमें हम भाग देते हो क्या होता है, भाज्य, और ये क्या है बेटा, भाजक। ये क्या है, भाजक। आपको पता है कि यहां से क्या आएगा, भाज्य बराबर फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, और शेषफल की जगह क्या है, आर। तो ए बराबर क्या आएगा, 2q प्लस का क्या है, आर। अब पहले मेरी बात सुनो, अभी हमने आपको बताया है, क्या बताया, हम जिस भी संख्या से भाग देते हैं, शेषफल हमेशा उस संख्या से क्या आता है, छोटा आता है। तो आप बोलेंगे कि सर आर की वैल्यू हम 2 से भाग किए ना, आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू हम जिस भी संख्या से भाग देते हैं, शेषफल हमेशा उस संख्या से क्या आता है, छोटा। हमने 2 से भाग किया तो शेषफल आएगा 0 या तो 1 आएगा, इससे बड़ा कभी भी शेषफल नहीं आता, क्योंकि अभी हमने बताया है हम जिस भी संख्या से भाग देते हैं, शेषफल हमेशा उस संख्या से क्या आता है, छोटा आता है। तो हमने 2 से भाग किया तो शेषफल या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अब यहां हमको यह सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है ना, यही हमको सिद्ध करना है। तो यहां से हम करेंगे क्या है, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो यहां से क्या लेंगे, a बराबर 2q प्लस, अब r की जगह बारी बारी से रखेंगे, r बराबर एक बार 0 रखेंगे, एक बार r बराबर 1 रखेंगे, तो r बराबर 0 यहां रखेंगे तो a बराबर क्या आएगा, 2q आएगा। समझ गए, ठीक। और फिर a बराबर क्या आएगा, 2q प्लस का r की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहां से आप ये समझ सकते हैं ये क्या है, ये a बराबर 2q और a बराबर 2q प्लस 1। अब पहले मेरी बात समझना, ठीक है। यहां से ये समझिए, ये जो है एक ऐसा पूर्णांक है, ये जो है बेटा, ये a बराबर क्या है, ये 2q है, और ये जो है बेटा आपका क्या है, a धनात्मक, ये क्या है, a धनात्मक, यहां से देखिए ये जो बेटा a है ये क्या है, धनात्मक, यहां समझना a धनात्मक समपूर्णांक होगा। कौन सा पूर्णांक होगा, समपूर्णांक होगा। और यहां से ये समझिए ये a बराबर क्या है, 2q प्लस 1, और ये जो a है ये धनात्मक क्या है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। पहले मेरी बात सुनिए, ये धनात्मक क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। कैसे, पहले मेरी बात सुनिए, देखो ये q क्या है बेटा, यहां से ये जो q है, ये q क्या है, आपका पूर्णांक है, q क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक समझते हो ना। अब देखो ये दो कैसी संख्या, सम, दो कैसी संख्या, सम, ये 2 गुणे q है कि नहीं, ये 2 कैसी संख्या, सम है, सम है कि नहीं। और ये q क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक की जगह कुछ भी आ सकता है, पूर्णांक की जगह कुछ भी आ सकता है। अगर हम 2 का गुणा q के साथ कराएंगे, और q क्या है, एक पूर्णांक है, और q की जगह कुछ भी हो सकता है, तो 2 का गुणा उसके साथ कराएंगे, तो ये फाइनली ये जो तुम्हारी संख्या 2q क्या होगी, सम होगी कि नहीं। अरे हम किसी भी संख्या में अगर हम सम संख्या का गुणा, किसी भी संख्या सम संख्या का गुणा चाहे सम संख्या के साथ कराएं चाहे विषम संख्या के साथ कराएं, फाइनली वो आंसर किस में आएगा, सम में आएगा, क्योंकि q एक क्या है, पूर्णांक है, और इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। अगर उस संख्या में हम 2 का गुणा कराएंगे, और 2 कैसी संख्या, सम संख्या, और जैसे ही q में 2 का गुणा कराएंगे तो ये पूरी संख्या क्या बन जाएगी बेटा, सम बन जाएगी। तो ये a क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा।
अब पहले मेरी बात सुनो, ये 2q क्या है, सम, और 2q सम है, और जैसे ही इसमें एक जोड़ देंगे ये पूरी नंबर 2q + 1 क्या बन जाएगा, विषम। चेक करो, अगर 4 एक कैसी संख्या, सम संख्या, और सम संख्या में जैसे ही हम एक जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा कि नहीं। तो समझ गए। तो आप यहां से समझ सकते हैं दुनिया का कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक होगा वो किस रूप का होगा, a बराबर 2q के रूप का होगा, और धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर 2q + 1 के रूप का होगा। यानी जो धनात्मक पूर्णांक, जैसे सपोज करिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, मान लो धनात्मक पूर्णांक अपने मन से ले लें, ये इस रूप का होगा कि नहीं, पहले चेक करो। अगर हम मान लो कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, मान लो 64 ले लिया, 64, और ये धनात्मक सम पूर्णांक है। अब देखो हमने मान लो 64 ले लिया, अब इस 2 से 64 में भाग करेंगे, देखो कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, तो यहां से कट गया, और यहां से क्या आया, यहां से आया 4, और 2 दूनी 4, ये पूरी तरीके से कट गया। शेषफल कितना है, शेषफल 0 आया। यहां से क्या आ गया, भाज्य बराबर, ये क्या है, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल क्या है 32, तो यहां से क्या आएगा 64 बराबर 2 गुणे, देखो ये क्यू, ये 32 क्या है, पूर्णांक, 32 क्या है, पूर्णांक, और इस 32 की जगह क्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होगा, और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। और इसी चीज को हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ये 2q कैसी संख्या, सम संख्या, सम संख्या में जैसे ही हम एक जोड़ेंगे वो क्या बन जाएगा, विषम संख्या बन जाएगी। तो आप यहां से कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो आप यहां से समझ सकते हैं।